आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करेंगे जिसने इस पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं महान मौर्य साम्राज्य की। चलिए इस शानदार कहानी में उतरते हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक पत्थर का स्तंभ जो हजारों साल पहले बनाया गया था, और हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो आज हमारी पहचान है, इन दोनों के बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है? यही सवाल असल में हमारी आज की पूरी कहानी की जड़ है। तो ये है हमारी पहेली का पहला सिरा। ये है अशोक का मशहूर लायन कैपिटल, जिसे लगभग 250 ईसा पूर्व में बनाया गया था। जरा सोचिए, ये सिर्फ पत्थर पर की गई कारीगरी नहीं थी। ये एक बहुत बड़े, बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य की सोच और उसकी ताकत का जीता जागता सबूत था। और ये रहा उसका जवाब, वही हजारों साल पुराना सिंबल आज आजाद भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये हमें सीधा उसी साम्राज्य की कहानी तक ले जाता है जिसने हमें ये इनक्रेडिबल विरासत दी। तो चलिए अब इस शानदार इतिहास की गहराइयों में चलते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, हमारी कहानी एक ऐसे समय में शुरू होती है जब भारत में कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल कैओस का माहौल था और एक नए साम्राज्य के उभरने के लिए स्टेज बिल्कुल सेट था। देखिए, कभी कभी हालात ही एक हीरो को जन्म देते हैं। बात है 326 ईसा पूर्व की। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया जीतने निकला था, पर उसकी सेना ने भारत की सीमा पर आकर ब्यास नदी के पास बस हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। फिर कुछ ही साल में सिकंदर की मौत हो गई और उसका इतना बड़ा एम्पायर बिखर गया। इधर भारत में नंद साम्राज्य का राज था। ताकतवर तो बहुत थे, पर लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो कुल मिलाकर एक पावर वैक्यूम बन गया था, एक खालीपन जिसे भरने के लिए कोई चाहिए था। और इसी मौके को, इसी उथल पुथल को एक अवसर में बदला। एक नौजवान ने, एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आने वाले लेकिन असाधारण सोच रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने इस केओस में एक यूनिफाइड एम्पायर बनाने का सुनहरा मौका देखा। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे चंद्रगुप्त ने जीत और डिप्लोमेसी, मतलब कूटनीति के दम पर भारत के पहले पैन इंडियन एम्पायर की नींव रखी। चंद्रगुप्त के सामने सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज था नंद साम्राज्य। उन्होंने नंदों को हराया और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। पर वो यहीं नहीं रुके, उनका विजन बड़ा था। वो पश्चिम में आज के अफगानिस्तान तक पहुंच गए और दक्षिण में डेक्कन तक अपना साम्राज्य फैला दिया। सोचिए, इतिहास में यह पहली बार हो रहा था कि सब कॉन्टिनेंट का इतना बड़ा हिस्सा किसी एक राजा के अंडर आया। चंद्रगुप्त सिर्फ एक ग्रेट वॉरियर ही नहीं थे, वो एक बहुत ही स्मार्ट डिप्लोमैट भी थे। जब सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर कब्जा करने की कोशिश की तो चंद्रगुप्त ने उसे रोक दिया। पर इसके बाद जो हुआ वो कमाल था। जंग लड़ने के बजाय उन्होंने एक डील की। सेल्यूकस ने अफगानिस्तान समेत बहुत बड़ा इलाका मौर्यों को दे दिया और बदले में चंद्रगुप्त ने उसे दिए 500 जंगी हाथी। ये हाथी उस जमाने के टैंक्स जैसे थे। मतलब ये एक ब्रिलियंट डील थी जिसने मौर्य साम्राज्य की नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को पूरी तरह सिक्योर कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा एक्सपेंशन हुआ कैसे? जरा इस नंबर को देखिए, 6 लाख। जी हां, 6 लाख सैनिक। ये मौर्यों की पैदल सेना का साइज था। ये एंशिएंट वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक सेनाओं में से एक थी। इसी मिलिट्री पावर ने चंद्रगुप्त को अपना साम्राज्य बनाने और उससे बचाने की ताकत दी। चंद्रगुप्त के बाद उनके पोते अशोक गद्दी पर बैठे। अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे फेमस राजा बने, पर उनकी शोहरत की वजह एक बहुत ही भयानक जंग है। और उस जंग के बाद आया एक ऐसा बदलाव जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अपने शुरुआती दिनों में अशोक बिल्कुल अपने दादा की तरह थे, एम्बिशियस और अग्रेसिव। उनका एक ही मकसद था, साम्राज्य को और फैलाना और जो भी सामने आए उसे रास्ते से हटा देना। वो अपनी मिलिट्री पावर को साबित करना चाहते थे। और यही एम्बिशन अशोक को ले गया कलिंग तक, जो आज का ओडिशा है। कलिंग एक बहुत ही प्रॉस्परस और इंडिपेंडेंट राज्य था और अशोक की नजरों में एक कांटे की तरह चुभ रहा था। इसे जीतने के लिए अशोक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और नतीजा, इतिहास की सबसे खूनी और भयानक लड़ाइयों में से एक, कलिंग का युद्ध। इस जंग में जो हुआ उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक अंदाजे के मुताबिक करीब 1 लाख लोग मारे गए थे, सैनिक और आम नागरिक सब मिलाकर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1 लाख जिंदगियों, परिवारों और सपनों का खत्म हो जाना था। कहते हैं कि जब अशोक ने अपनी आंखों से युद्ध के मैदान पर हुई तबाही देखी तो वो अंदर तक हिल गए।
वो खून खराबा और लोगों की पीड़ा देखकर उन्हें बहुत गहरा पछतावा हुआ। और उसी पल इतिहास के सबसे ताकतवर विजेताओं में से एक ने लड़ाई और हिंसा को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति और करुणा का रास्ता चुन लिया। इस पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अशोक ने अपना साम्राज्य चलाने का तरीका ही बदल दिया। तलवार से जीतने की पॉलिसी को उन्होंने एक नई सोच से रिप्लेस कर दिया। अब उनका लक्ष्य हथियारों से नहीं बल्कि नैतिकता यानी धम्मा से जीतना था। अशोक ने अपनी इस नई फिलॉसफी को पूरे साम्राज्य में फैलाया। कैसे? पत्थरों और खंभों पर अपने संदेश खुदवाकर। इन शिलालेखों में उन्होंने अपनी नई पॉलिसी का ऐलान किया, जिसे उन्होंने नाम दिया धम्म विजय, मतलब धर्म और नैतिकता से जीत। उनका मिशन सिर्फ अपने साम्राज्य तक ही सीमित नहीं था, वो पूरी दुनिया में शांति का संदेश फैलाना चाहते थे। तो ये धम्म था क्या? देखिए, ये कोई एक धर्म नहीं था, बल्कि ये मॉरल प्रिंसिपल्स का एक सेट था जो हर किसी के लिए था। इसमें अहिंसा थी, मतलब किसी को चोट ना पहुंचाना, सभी जीवों के लिए दया, अपने से बड़ों का सम्मान, और शायद सबसे रेवोल्यूशनरी बात, सभी धर्मों के लिए टॉलरेंस। उन्होंने शिकार पर रोक लगा दी और बौद्ध धर्म के शांति के पैगाम को फैलाने के लिए श्रीलंका से लेकर ग्रीस तक अपने दूत भेजे। अशोक का राज वाकई एक सुनहरा दौर था, शांति और खुशहाली का। पर हर बड़े साम्राज्य की तरह इसका भी एक अंत होना था। अशोक की मृत्यु के बाद यह विशाल साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन की कोई एक वजह नहीं थी, कई बातें एक साथ हुईं। पहली बात, अशोक के बाद जो राजा आए वो उतने काबिल नहीं थे। दूसरी, इतना बड़ा साम्राज्य, उसे संभालना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था, खासकर उस जमाने में। तीसरी बात, दूर के जो प्रांत थे वो आज़ाद होना चाहते थे, तो वहां विद्रोह होने लगे। और आखिर में नॉर्थ वेस्ट की सीमाएं कमजोर पड़ गईं, जिससे बाहर से आक्रमणकारियों को अंदर आने का मौका मिल गया। और फिर 185 ईसा पूर्व में इस महान डायनेस्टी का एक बहुत ही ड्रामेटिक अंत हुआ। आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसी के अपने जनरल पुष्यमित्र शुंग ने सबके सामने कर दी। बस यहीं पर एक युग खत्म हुआ और शुंग साम्राज्य की शुरुआत हुई। साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी लेगेसी, उसकी विरासत आज भी जिंदा है, और ये हमें वापस हमारी कहानी की शुरुआत में ले जाती है। मौर्य साम्राज्य का असर आज भी हमारे चारों तरफ है। अशोक का वही लायन कैपिटल, जैसा हमने शुरू में देखा, आजाद भारत का नेशनल एम्ब्लम बना, और उसी स्तंभ पर बना धर्मचक्र आज हमारे तिरंगे के बीच में है। ये सिर्फ निशान नहीं है, ये हमें उस साम्राज्य की याद दिलाते हैं जिसने पहली बार भारत को एक किया और दुनिया को शांति और नैतिकता का एक मजबूत पैगाम दिया। तो इस कहानी को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इतिहास विजेताओं की कहानियों से भरा पड़ा है ना? पर ऐसे कितने विजेता हुए हैं जो जीत के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर हिंसा को छोड़ दें और दया का रास्ता अपना लें? अशोक की विरासत हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि असली ताकत किस में है, जीतने में या माफ करने में? और ये सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना